गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जिस सब्जेक्ट पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सब्जेक्ट है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब अगर बात करेंगे आप यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस की परीक्षा में, और यूपीएससी से मिलता जुलता जो सिलेबस आपका है वो है आपके स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस में स्पेशली यूपी पीसीएस का। तो इसमें भी अगर बात करें तो जो जीएस पेपर 2 आपका मेंस का है वो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर का है। तो जो भूमिका यूपीएससी के पेपर में आपकी इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की है वही भूमिका स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आपके इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की ठीक ठाक भूमिका है। तो और यहां पर मेंस के साथ साथ अगर बात करें तो प्री एग्जाम में भी इसकी वो भूमिका है कि एग्जाम निकलवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और इसके अगर क्वेश्चन की बात करें तो मिनिमम अगर क्वेश्चन जो आते हैं आपके यूपीएससी में तो वो जो रेंज इसका होता है वो 10 से 11 क्वेश्चन। और कई बार तो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएससी के प्री एग्जाम में तो उसकी जो संख्या रही हुई है वो संख्या रही हुई है 20 से 21 क्वेश्चन, यहां तक भूमिका रही हुई है। तो अगर आप ये समझें कि 100 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी प्री एग्जाम में आते हैं उसमें से अगर 21-22 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस से आता है तो कट ऑफ रेंज क्वेश्चन क्या जाता है, मैक्सिमम 45-46 ऐसे, जो बहुत ज्यादा है। इस बार का जो पेपर हुआ है वहां पर 45 चांस नहीं है, 36-37 पे जैसे ये क्लियर हो जाएगा। तो अब ये समझने की ये बात है कि अगर इतनी भूमिका इसकी है तो ये एग्जाम क्वालिफाई कराने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, उसमें भी इसकी जो भूमिका है कम से कम 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन, कम से कम की बात करूं मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक भी आते हैं। तो जिस सब्जेक्ट की इतनी बड़ी भूमिका है उस सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। और हल्के में नहीं ले सकते, साथ में क्या है कि इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उसके पूछने के जो दायरे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इस बार जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो एक बेहतरीन एनालिसिस मांगता है कि सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो। अगर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड नहीं है तो यहां पर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जैसे ट्रेंड है और जैसे डिमांड है उसके अनुसार आपको पढ़ना है। और आपके पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करता है। साथ में अगर हम बात करें तो जो आपका एससी का टॉपिक है तो निबंध के टॉपिक में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्वेश्चन कर लिया जाता है, इसके अलावा क्वेश्चन जो इलेक्शन कमीशन पर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका प्री में तो भूमिका अच्छी निभाता ही है, साथ में मेंस में बहुत अच्छी भूमिका है क्योंकि जीएस पेपर 2, और जो आपका अगर जीएस पेपर 2 अच्छे से आपका तैयार होता है तो जो इथिक्स का पेपर है आपका, जहां एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वहां पर भी आपको सहायता मिलती है। साथ में निबंध में अच्छी भूमिका इसकी है। और ये सब्जेक्ट सही होने का मतलब है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पर अच्छी कमांड बन जाती है। तो ऐसा सब्जेक्ट ये है कि जो आपके एग्जाम में एक बहुत मजबूत पिलर की भूमिका निर्वहन करता है। तो हम थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे, अपने पूरे सिलेबस को यहां पर डिफाइन करेंगे, और सिलेबस को डिफाइन करने के साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो आपके सामने
मेंशन है सिलेबस, तो सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। कई बार पढ़ते पढ़ते लोग अपने दायरे को क्रॉस कर ले जाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं आपके सिलेबस में जो लिखा गया है मेंस के सिलेबस में, वो सिलेबस में मेंशन की गई चीजें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन शब्द यहां पर लिखे गए हैं। अब ये समझना आपकी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना किसको होता है, जो पीसीएस जे की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। जो सिविल की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, उन्हें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। यहाँ पे जैसे जब आप पीसीएस जे की बच्चा तैयारी करता है तो उन बच्चों को क्या होता है कि केस लॉस पढ़ने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने होते हैं, तो उन्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से स्टडी करना पड़ता है केस लॉ के माध्यम से। जबकि जब पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को समझने मतलब स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि जो इंडियन पॉलिटी है, कई बार बच्चा क्या करता है कि समझ ना होने के कारण से वो बोलता क्या है इसे कि पॉलिटिकल साइंस। तो आपको एक बात समझना है, आप जो आपके सिलेबस में लिखा गया इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है। कई बार कुछ किताबों में लिखा ये होता है, लिखा ये होगा कि यहां पे ऐसे लिख दिया जाता है, एक है राज्य व्यवस्था और एक आपका है राज्य व्यवस्था। तो जो यहां पे इंडियन पॉलिटी का मतलब है वो है आपका राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जो है एक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द यहां के लिए है, वैसे नहीं कि तो अब है। राज्य व्यवस्था का मतलब यहां पे जो आपको अपने सिलेबस में जो अध्ययन करना है वो करना है राज्य व्यवस्था, ना कि राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकारी कम जो कार्य है उसके बारे में। तो राज्य व्यवस्था का मतलब सरकारी कामकाज, मतलब अर्थात सरकार का जो यहां पर अध्ययन है वो राज्य व्यवस्था से है। जबकि हम राज्य व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये स्टेट सिस्टम की बात करता है, और स्टेट सिस्टम का मतलब कि राज्य बना कैसे, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये अपना पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है, जबकि राज्य व्यवस्था जो है वो आपके सरकारी कामकाज से संबंधित है। तो आपको यहां जो पढ़ना है वो राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इन शब्दों में अंतर स्पष्ट करना आप जानिए कि राज्य व्यवस्था सरकारी कामकाजों का अध्ययन, और राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, स्टेट सिस्टम के बारे में, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, और आपको पढ़ना क्या है, इंडियन पॉलिटी। और जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो ऐसे ही किया गया है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहां पे एक बात ये समझिएगा कि जो आपका तीनों टर्म्स पर अब हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक टर्म्स आपका जो यहां पर मेंशन है वो है आपका पॉलिटी, और दूसरा यहां पे जो मेंशन किया गया वो सब्जेक्ट आपका गवर्नेंस, और तीसरा जो शब्द है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इन तीनों शब्द का मतलब जाने, और उसके बाद हम फिर सिलेबस पर क्या करेंगे, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। तो पहला शब्द आपके इस सिलेबस में लिखा गया पॉलिटी, दूसरा शब्द यहां पर है आपका गवर्नेंस, और
तीसरा शब्द जो आपके सिलेबस में लिखा गया वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 वर्ड आपके सिलेबस में लिखे गए हैं। देखिए आपको जाना कहाँ है ये आपका सिलेबस बताता है, और आप जा कहाँ रहे हो ये आपका प्रीवियस ईयर्स का पेपर बताता है। तो ये अंतर आपको जानना है, और जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जा कहाँ रहे हो और आपको जाना कहाँ है। तो अब जैसे इनका मतलब समझना कि पॉलिटी का मतलब क्या है, राज्य व्यवस्था। तो पहले शब्द पर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज व्यवस्था का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, अर्थात सरकारी कामकाज के बारे में जानना है। तो यहां पर पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है, सरकार कैसे बनती है। बात समझना, सरकार कैसे बनती है। तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में पार्लियामेंट का सिलेबस है, स्टेट लेजिस्लेचर का सिलेबस है, पंचायती राज व्यवस्था है, जहां पर बताया गया कि सरकारें कैसे गठित होंगी ये बताया गया। तो अब उसी में बताया गया लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया। तो ये सारी चीजें बताई गई आपको। तो इसमें ये बताया गया कि सरकारें कैसे बनती हैं। दूसरा, सरकार का जो गठन है ये बताया गया, ये आपको समझना है। सरकार का उद्देश्य क्या है ये बताया गया, और सरकार के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, वो भी आपके इंडियन पॉलिटी में बताया गया। तो इंडियन पॉलिटी में आपको जो पढ़ना होता है वो सरकारों का अध्ययन करना होता है कि सरकारों का गठन कैसे होता है, और सरकारों ये जो सरकार है इसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा ये कार्य, इनके जो सरकारों के कार्य हैं इसके बारे में बताया गया। लेकिन सरकार कैसे कार्य करेगी ये पार्ट आपका होता है गवर्नेंस का, कि सरकार कैसे कार्य करेगी, नीतियां कैसे बनाएंगी, जो कुछ भी करती हैं और जो कुछ करने का एजेंडा होता है और कैसे करती हैं, ये सारा का सारा पार्ट किसका होता है, गवर्नेंस का। तो सबसे पहले इन दोनों में आप अंतर समझ जाओ। सरकारों का गठन कैसे होगा, सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार के कार्य क्या है, ये पॉलिटी का पार्ट है। सरकार कैसे कार्य करती है ये गवर्नेंस का पार्ट है। कैसे नीतियां बनाती है ये गवर्नेंस का पार्ट है। अब ये समझना कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लक्ष्य अपना तय कर लिया। अब कोई लक्ष्य में अगर बात करें, विकसित भारत संकल्प जो उनका है 2047 का, ये उद्देश्य तय हो गया कि हमें क्या करना है, 2047 में भारत को विकसित बनाना है। तो जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस है क्या, गवर्नेंस क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा, एक आदर्श है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट क्या करती हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो विकसित भारत संकल्प 2047 को, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट का कार्य करने का तरीका अलग होगा, बिहार का अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन सबका यहां पर मोटिव क्या है, मोटिव यह है कि 2047 में भारत को विकसित कैसे बनाए। तो यहां पे जो गवर्नेंस है ये एक आदर्श है, और इसी आदर्श को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके अलग अलग होंगे, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा, गोवा का अलग होगा, सबके लक्ष्य अलग अलग होंगे अपने। तो यहां तक मैं मान के चलूं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप अंतर कर पा रहे हैं। तो अब तीसरे पर हम आते हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरा आप जैसे कैंडिडेट करता क्या है कि पूरा का पूरा सब उसने पढ़ डाला और यही नहीं पता चलता कि संविधान है क्या। तो अब हम आ जाते हैं कि संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या।
तो अगर संविधान की हम बात करें तो संविधान है क्या? आपको थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं। देखिए, संविधान क्या है? संविधान एक अपने आप में गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस कैसे है? सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन सिस्टम बनाएगा कौन? सिस्टम बनाएगा कौन? जो सिस्टम में बैठेगा वो सिस्टम ऐसे बनाएगा कि वो सारे सिस्टम से परे रहे। तब जब वो सारे सिस्टम से परे रहेगा तो सारा सिस्टम किसके लिए लागू होगा? जो नीचे के लोग हैं। और जब तक एक सिस्टम कहीं ना कहीं सबके ऊपर लागू नहीं होता तब तक वो सिस्टम का पालन नहीं किया जाता, तब तक उस रूल का पालन नहीं हो पाता। तो अब यहां पे समझना कि जैसे रूलर होते थे तो जिस प्रकार से शासक है, जैसी तलवार है वैसी व्यवस्थाएं होती थी। अशोक के समय में अलग होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अलग होगा, गुप्त काल में अलग होगा, और उसके बाद आएंगे तो आप देखेंगे मिडवल फेज में अलग होगा, ब्रिटिश समय में अलग होगा। तो जैसे राजा वैसे कहीं ना कहीं गवर्नेंस है। तो इन सब चीजों को लेकर के कैसे मैनेज किया जाए? तो जो देश जितना सिविलाइज होगा वहां पर उतने कम कानून होंगे, और वहां पे कानून कम होंगे और वहां पे परंपराओं का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। तो जो संविधान है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो देश जितना ज्यादा कहीं ना कहीं अनकल्चर्ड होगा, सिविलाइज नहीं होगा, वहां पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। और उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का जो प्रयास किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? लॉ के माध्यम से। तो एक ऐसी व्यवस्था सबसे पहले, जैसे देखें तो आपको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में आप पाओगे क्या कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी कैसे है? सोसाइटी ऐसी है कि ए सोशल सोसाइटी है। अब जब व्यक्ति अकेला होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लोग क्या करेंगे? ग्रुप में आते हैं। तो जैसे ग्रुप में लोग आते हैं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होगा तो उसके कारण से आपस में टकराव होगा, और उस टकराव के कारण से एक व्यक्ति को ग्रुप में क्या किया जाता है? एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मध्यस्थता करके इस सारे के सारे समाधान कराता है। और जैसे वो समाधान कराता है उस ग्रुप के सारे लोग अपने राइट उसको हैंड ओवर कर चुके होते हैं, और जब वो अपने राइट हैंड ओवर कर चुके होते हैं तो परिणाम ये होता है कि यहीं से स्टेट सिस्टम का ओरिजिन शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम तब होगी जब लोग क्या करेंगे? ग्रुप में आएंगे, और जब ग्रुप में आएंगे तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इसी इंटरेस्ट को निपटाने के लिए जो व्यक्ति आएगा, इसी में से जो आएगा, जो इसमें मध्यस्थता करेगा, वो मध्यस्थता के दौरान क्या करता है? ऐसी गतिविधियां अदा करता है कि सारे लोग अपने राइट उसको ट्रांसफर कर चुके होते हैं, क्योंकि उसकी बात मान रहे होते हैं। तो अभी ये व्यक्ति अपने लोगों के भीतर प्रॉब्लम को हल करेगा, और इन्हीं लोगों के ऊपर जब कोई बाहरी समस्या आएगी तो वही व्यक्ति क्या करेगा? उस समय भी बाहरी समस्या से निपटने का प्रयास करेगा, और इसी में क्या हो जाएगा कि स्टेट सिस्टम बन जाता है, एक स्टेट बन जाता है। और जब कि वो अब क्या होगा कि वो व्यक्ति अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले दोनों में निर्णय लेने के लिए फ्री हो जाएगा, कि अंदर क्या होगा उसकी भी मध्यस्थता करेगा, और बाहर से जो आपदाएं आ रही हैं उसको भी हल करने के लिए फ्री होगा, और स्टेट ऐसे बनता है। तो प्रारंभिक समाज कबीलों में था। अब कबीलों के अंदर अगर समस्याएं हो रही हैं तो उसे हल करने के लिए जो व्यक्ति है वो कबीलों का सरदार है, और कबीलों पर अगर बाहरी आक्रमण हो रहा है तो उसको भी हल करने के लिए कबीले का सरदार ही आगे बढ़ रहा है। यही कबीले का सरदार जब अपने लोगों की रक्षा कर रहा है तो अब ये कबीले का लीडर है, और धीरे धीरे करके ये कबीला जब एक एक कबीला अन्य कबीलों पर अपना अतिक्रमण करके और अधिकार कर लेंगे तो धीरे धीरे करके आपका बन जाएगा एक जन। और जब कई जन अलग अलग क्षेत्रों में कई जनों को जब जीत लिया जाएगा तो बन जाएगा जनपद।
और इन्हीं जनपद को जीत करके महाजनपद बनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि उस पर जब बौद्ध का समय है तो बौद्ध के समय में भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड है, और ये 16 महाजनपद में जो डिवाइड है, इसी 16 महाजनपद को जीत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, एक साम्राज्य बनाया था, इंडिया का एक एम्पायर बनाया जब इसको जीत करके। तो अब यहीं पे ऐसे ही एक स्टेट बनेगा। तो अब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बनाया, तो अब इस व्यवस्था का संचालन कैसे हो, उसके अकॉर्डिंग एक कानून लिखा गया। और वो कानून कौन सा लिखा गया कि कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया जाए। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी, और वो लिखी अर्थशास्त्र, और जिसमें उन्होंने बताया क्या कि कैसे राजा को फंक्शन करना चाहिए। ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में बताई गई। तो कौन से, जैसे अब यहीं पर उन्होंने राजा को लेकर के भी कई सारी कसौटी लिखी कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा विलासिता वाला नहीं होना चाहिए, राजा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, युद्ध और साम्राज्य की रक्षा, साम्राज्य को बढ़ाना ही राजा का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो संविधान है, संविधान जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, संविधान राज्य व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। संविधान हमेशा जो बनाया जाएगा राज्य व्यवस्था के लिए बनाया जाएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए और सरकार का दायित्व क्या है, इसके लिए संविधान बनाया जाता है। भारत में पहला जो संविधान बना वो बनता है मुगल पीरियड में। और मुगल पीरियड में जब क्या हुआ कि उलेमा और काजी का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उस समय पर शासन पर तो अकबर ने एक फरमान जारी किया था, और जहां पर उस फरमान में यह था कि उस संविधान का नाम था मजहर। मजहर का मतलब यहां पर क्या था कि जो बादशाह के दैनिक प्रशासन के कार्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उलेमा और काजी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दैनिक प्रशासन का कार्य सारे धर्म से परे होगा और उलेमा और काजी का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बादशाह तय करेगा कि क्या समाज में होना है और क्या नहीं होना है आवाम में। तो पहला संविधान बनता है मुगल काल में, जिसका नाम है मजहर। लेकिन जो आधुनिक संविधान आपका है, ये आधुनिक संविधान की जो देन है वो देन है आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसे क्योंकि वहां पर पेपर गवर्नमेंट थी, वो जो भी कुछ करते थे वो रिटर्न आ जाता था। तो रिटर्न आ जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक चार्टर के माध्यम से भेजा गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब उन्होंने कानून बनाते रहे, और उसके आधार पर वो पहले अपने कंपनी के एम्प्लॉय को, बाद में जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा तो इंडियन लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कानून बनाना शुरू किया था। तो संविधान जो है, संविधान क्या है, एक प्रावधानों की पुस्तक है। एक सिंपल लाइन में अगर मैं बात करूं तो आपसे, तो संविधान आपका जो है एक प्रावधानों की पुस्तक है। इसका गठन क्यों किया जाता है, इसका निर्माण इसलिए किया जाता है राज्य व्यवस्था के लिए, कि राज्य व्यवस्था को क्या करना चाहिए और राज्य व्यवस्था का दायित्व क्या है, यह संविधान बताता है। अब आप देखेंगे आपके संविधान में ही उल्लेख है कि सरकारें जो होंगी उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। इलेक्शन के सिस्टम क्या होंगे वो भी उसमें बताया गया। ये सारी चीजें बताई गई। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में उसमें पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ, तो जब पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस समय इलेक्शन नहीं करवा पाई गवर्नमेंट, और ये था कि हम इलेक्शन नेक्स्ट ईयर साथ में करवा लेंगे। और उन्होंने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करके प्रधानों को बना दिया गया था, प्रशासक बना दिया गया था, कि जब तक इलेक्शन नहीं होता प्रशासक ही क्या करेगा, कार्यभार संभालेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया,
और ये अब जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 5 साल में क्या होगा, इलेक्शन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये अगेंस्ट में चीजें चली जाती हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर इलेक्शन नहीं हो पाया है तो ऐसा कर सकती है, लेकिन जो संविधान में लिखा गया है वो सर्वोच्च है और उसे सबको मानना पड़ेगा। तो यहां पे समझना, तो संविधान, तो जो संविधान है वो किसके लिए बनाया जाता है, राज व्यवस्था के लिए, कि राज व्यवस्था को क्या करना चाहिए और राज व्यवस्था का दायित्व क्या है। संविधान हमें बताता क्या है, तो संविधान हमें यह बता देता है कि समाज में राज व्यवस्था की भूमिका क्या है। तो समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे दायित्व हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। दैनिक जीवन के अधिकार क्या है वो भी संविधान हमें बताता है। साथ में यह बताता है कि संविधान समाज को देना क्या चाहता है, यह भी बताया जाता है। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करेगा, यह भी बता दिया जाता है। भारत का जो संविधान है कैसे बनाया गया, क्या इसकी विशेषताएं क्या है, ये एवरीथिंग इसमें सब कुछ मेंशन है। तो संविधान ये सब तय कर देगा, वो क्या क्या बताएगा कि राज्य की संरचना क्या होगी, ये आपका संविधान बताता है। तो राज्य की संरचना की अगर बात करें तो राज्य की संरचना क्या है, भारत राज्य की संरचना ये है कि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक का मतलब ये हो जाता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, लेकिन वो इलेक्टेड होगा। जैसे इंडिया में आप देखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो हमें संविधान बताता है कि राज्य की संरचना कैसे होगी। तो राज्य की संरचना कैसे होगी, गणतंत्र होगी। राज्य की संरचना कैसे, भारत में लोकतंत्र है, भारत में समाजवादी व्यवस्था है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये सब बताता है संविधान। दूसरा बताता है कि सरकार कैसे होगी। तो सरकार ये बताता है कि भारत में जो भारत की सरकार है वो संघीय सरकार है। अभी बात का डिबेट है कि एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बताता है कि सरकार कैसे होगी, संघात्मक सरकार होगी या एकात्मक सरकार होगी। दूसरा ये बताता है सरकार के अंग के बारे में। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक आपकी होती है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो लागू करती है, और तीसरी न्यायपालिका जो इन सारे समस्याओं का हल निराकरण करती है। तो ये 3 अंग, ये कौन बताता है, आपका संविधान बताता है। चौथा, सरकार के जो अंग हैं इनके कार्य क्या हैं, ये भी बताने का दायित्व किसका है, संविधान का है, कि विधायिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, ये संविधान बताता है। और इसी में बताया जाता है कि कैसे सब एक दूसरे का चेक बैलेंस स्थापित करते हैं। जैसे विधायिका के पास ये अथॉरिटी है इंडिया में, जैसे जो हमारे यहां पर संघीय व्यवस्था है और जो हमारे यहां पर सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मैं आगे बताऊंगा, सरकारें कई प्रकार की होती हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट में यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हो जाता है कि जो कार्यपालिका होती है वो 2 होती हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जो आपका राष्ट्रपति है, और एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखती है, वो जो चाह रही होती है वही हो रहा होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो चाहेगा वो होगा। ये दोनों में फर्क होता है। तो जो विधायिका है, विधायिका के पास इतना अधिकार है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहां पर विधायिका में से कार्यपालिका होती है। तो जैसे आपके लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 543 मेंबर हैं, तो इसी में लगभग 82 से 83 लोग ऐसे होंगे जो मिनिस्टर बनेंगे।
तो ये कार्यपालिका के मेंबर होंगे। तो विधायिका के पास ये अधिकार होता है कि विधायिका क्या करे, कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है और विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है। और अगर विधायिका और सरकार अविश्वास प्रस्ताव में अगर फेल हो जाती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये विधायिका के पास राइट है कि कार्यपालिका के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को गिरा सकती है। हालांकि ये लाने का जो दायित्व होता है वो अपोजिशन का होता है, लेकिन उसी समय अगर आप मेजॉरिटी अपनी प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। कार्यपालिका के पास क्या अधिकार है? अब ये देखा जा रहा है कि कार्यपालिका कोई भी कानून लाना चाह रही है लेकिन वहां पर वो पास ही नहीं करवा पाती और बार बार अवरोध हो रहे हैं। तो अब ये कार्यपालिका के पास अधिकार है कि प्रेसिडेंट को एक वहां पे उनसे एक रिक्वेस्ट करके, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है उसके तहत वो रिक्वेस्ट करेगी और रिक्वेस्ट करके वो विधायक यहां पर लोकसभा को भंग करा देगी। और जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी ये सारे के सारे पैदल हो जाएंगे, कोई एमपी नहीं कहलाएगा। तो वो इस तरीके से चेक बैलेंस स्थापित करती है। हमारी पार्लियामेंट अपने आप में वैसे ही थी जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, बिल्कुल ये वैसे ही थी जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, क्योंकि सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया था कि इसके पास वही अथॉरिटी है जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के पास है। जब तक हम नया कानून नहीं बनाते तो हमारे पार्लियामेंट के लोग बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा नया कानून बनाने की आवश्यकता क्या है, सारे पुराने कानून से काम चला लेते हैं। कुछ नहीं किया गया ऐसा। तो अब यहां पे चीजें क्या हुई, पहला संविधान संशोधन हुआ और पहले संविधान संशोधन में ही क्या होता है, बिना राज्यसभा के हुआ था। वो हम क्लास में बात करेंगे आप लोगों से। पहला संविधान संशोधन बिना राज्यसभा के हुआ था और संविधान में एक आर्टिकल है 392, उसी का प्रयोग करते हुए ये सारी चीजें करवाई गई थी। अब जो भी उस समय हुआ तो धीरे धीरे करके अब उस संविधान संशोधन को ही लेकर के और सोशल जस्टिस के बहुत सारे नीतियों को लागू कराने के लिए, और एक बात ये भी आ जाती थी कि सर्वोच्च कौन है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में लंबे समय तक लड़ाई चली। और उस लड़ाई का जाकर के एंडिंग कहां हुआ, 1973 में एक केस होता है केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का गला पकड़ लिया और उसने कहा जहां मन है वहां संशोधन करो, जो जोड़ना है वो जोड़ो, जो हटाना है वो जोड़ो हटाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किया तो हम रिव्यू करेंगे। और इसी रिव्यू के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर का आधार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का गला पकड़ लिया और वहीं से पार्लियामेंट क्या हुई, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे के अंदर आ जाती है। आप देखेंगे एनजेएसी सबने सर्वसम्मत से पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के। तो ये बहुत ही अपने आप में ऐसा वो है। तो हमारे यहाँ एक चेक बैलेंस ऐसे बनाया गया कि सबका कंट्रोल एक दूसरे के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे कि जैसे बहुत सारे डिसीजन ऐसे दिया, उसमें से एक डिसीजन दिया था, एक आपका एक्ट है SC ST एक्ट और दूसरा इसमें एक आपका एक्ट है जो आपका दहेज प्रथा को लेकर। तो यहां पे एंटीसिपेटरी बिल नहीं थी, इसका प्रावधान नहीं था, यहां रेगुलर बिल है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अब SC ST एक्ट में ऐसा लागू होगा, और पार्लियामेंट ने एक कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खत्म कर दिया। ऐसे जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें चंपकम दोराई राजन का एक मामला आया था, और चंपकम दोराई उसमें पहले संविधान संशोधन के पहले चंपकम दोराई राजन का मामला आया
और जहां पे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सरकार ने पहला संविधान संशोधन करके चंपकम दोराई राजन के केस का ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये अधिकार है विधायिका को कि जब तक विधायिका कानून नहीं बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो लागू होंगे, लेकिन उसी मुद्दे पर जैसे ही आपकी विधायिका कानून बना देगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी यहाँ पर डिसीजन है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर बैलेंस स्थापित किया जाता है और ये बैलेंस बताने का जो कार्य है वो संविधान का है। ये संविधान बताता है, कोई अपने मन से नहीं कर रहा होता है। साथ में यहां पर यह भी बताता है संविधान कि व्यक्ति और नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार क्या है, कि जो यहां पर लोगों की स्वतंत्रता है वो किस प्रकार की है। तो जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा गया है, उसमें लिखा गया है लिबर्टी, जबकि आपको जो फंडामेंटल राइट है वहां पे लिखा गया है फ्रीडम। तो जैसे आपको लिबर्टी तो दी गई है, लिबर्टी का मतलब हो जाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। लेकिन जैसे ही आपके लिबर्टी को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है वो फ्रीडम का रूप धारण कर लेती है। तो इंडिया में जो आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट, वो ये नहीं है कि एब्सोल्यूट है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कुछ ना कुछ। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी में ये नहीं है कि आप ऐसा बोलें कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए। तो ये आपको संविधान बताता है कि आपके अधिकार क्या है। साथ में सरकार और जनता के बीच में, सरकार और व्यक्ति के बीच में संतुलन क्या है, ये संविधान बताता है। तो संविधान तो ये समझना कि संविधान पूरा स्ट्रक्चर तय करता है कि जो ये देश है, इस देश को गवर्न कैसे किया जाएगा। तो आप संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो संविधान क्या है? संविधान एक प्रावधानों की पुस्तक है। ये बताता है कि देश की व्यवस्था कैसे चलेंगी। और ये बनाया किसके लिए जाता है? राज व्यवस्था के लिए बनाया जाता है कि सरकारें तानाशाही ना कर सके, सरकारें तानाशाही स्वरूप धारण ना कर सके, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार के दायित्व क्या हैं, ये सारी बातें संविधान आपको बताता है। तो संविधान है क्या? किस किस चीज को संविधान मानेंगे? एक तो संविधान को ही जो आपका लिखा गया है उसको संविधान मानते हैं। इसके अलावा जो संविधान में अब तक संशोधन हुआ है वो सारा का सारा संविधान का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो भी संविधान के पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसी विधिभाष्य है, विधिभाष्य का मतलब कि जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई कुछ टीकाएं हैं वो भी संविधान का ही पार्ट होती हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी होती है जिसको एक शब्द बोलते हैं संविधान के अभिसमय। अब संविधान के अभिसमय क्या होते हैं? अर्थात कुछ परंपराएं होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, वो भी संविधान का पार्ट होती हैं। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जैसे लोग कहते हैं कि वहां पर रिटन कानून नहीं है, ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति होती है, ये मजाक का विषय है। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में कानून नहीं है, उसमें वहां पर संविधान नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ पर एक संविधान डिजाइन है और जहां आवश्यकता हुई आपने वहां पर अमेंडमेंट करके वहीं पर सेट कर दिया उसको। जबकि ब्रिटेन में यह है कि जहां आवश्यकता पड़ती है वहां उसके लिए कानून वो बना देते हैं, उसमें वो जोड़ने का काम नहीं करते कि एक सीक्वेंस से सारी चीजें रखी हूं। तो ऐसा नहीं, पेपर गवर्नमेंट वहां पर भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां आवश्यकता पड़ी उसके लिए कानून वहां पे आ जाता है। इंडिया में हल्ला मचाया जाता है पहले, उसके आने के पहले, फिर संशोधन होगा, बहस होगी, मीडिया ट्रायल, ये सारी चीजें होती है। वैसा वहां नहीं होता, जहां आवश्यकता है वो आ जाएगा। तो संविधान में क्या क्या चीजें आएंगी? संविधान में संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, विधिक भाष्य, टीकाएं और संविधान का अभिसमय, जो प्रथाएं हैं वो भी चीजें आएंगी। तो ब्रिटेन में परंपरा का पालन ज्यादा होता है।
कि अगर राजा संडे को मिलता है लोगों से तो संडे को मिलेगा, और जो देश जितना सभ्य होगा उस देश में परंपराओं का पालन होगा, कानून का नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं अगर बताऊं तो जब राजेंद्र प्रसाद का सेकंड कार्यकाल हुआ और वो चुन करके आते हैं, तो खास करके नेहरू जी भी उनको नहीं पसंद कर रहे थे उस समय। वो भी चाह रहे थे कि इस समय जो पसंद करने का मतलब था कि अब जो दूसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट बन के आए वो साउथ इंडिया से आए। तो उसी बीच में आर्टिकल 57 जो है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। वहां पर ये कंडीशन नहीं लिखा गया है कि कितनी बार इंडिया का राष्ट्रपति बनेगा, तो उसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचित का मतलब कितनी बार हो सकता है। तो अब उसमें एक संविधान में 57 में संशोधन को लेकर के एक प्रपोजल आता है कि 57 में संशोधन कर देते हैं कि 2 से ज्यादा बार नहीं बन पाएगा कोई। तो राजेंद्र प्रसाद ने उस समय मैसेज दिया, उन्होंने कहा अगला इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा और मैं ये चाहता हूं कि इसमें संशोधन होने से बेहतर है कि परंपरा का पालन हो। और जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया तो ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है और संशोधन नहीं हुआ। तो यहाँ पे परंपराएं, जो देश जितना सभ्य होगा वहां पे परंपराओं का पालन होगा, वहां पे कानून का पालन नहीं होगा। और इसकी भारत में इस परंपरा की खूबसूरती का उदाहरण आप देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंडिया में कि बंगाल इलेक्शन हुआ और बंगाल इलेक्शन के बाद में जब वहां पे तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी सेंट्रल में है उसकी गवर्नमेंट आती है, तो वहां पे ममता जी जो वहां पे एक्स सीएम, अब जैसे जो अब कहे उसमें हम कह सकते क्या एक्स सीएम ही है वो, तो उन्होंने उस समय स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, और यहां तक बोला उन्होंने कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट चली जाऊंगी, जो बिना हाथ पांव की बातें थी। इसके पहले कभी नहीं हुआ। जब भी किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी सरकार बदली है, तो जब भी सरकार बदलती है जो सत्ता में होता है वो हारता है, वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। जिस दिन शपथ समारोह होता है वो अगले प्राइम मिनिस्टर को या अगले चीफ मिनिस्टर को बधाई देता है, और खूब बेहतरीन तरीके से क्या हो जाता है कि सत्ता का ट्रांसफर हो रहा होता है। ये एक परंपरा है। ये देखने को फर्स्ट टाइम अमेरिका में मिली कि जब डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो उनके समर्थक व्हाइट हाउस पर कैसे चले जाते हैं, और ऐसे लगता था कि अगले जो नेक्स्ट उसमें आने वाला प्रेसिडेंट है उसको शपथ नहीं लेने देंगे। तो जो देश जितना सभ्य होगा वहां पे कानून से ज्यादा परंपराओं का पालन होगा। तो ये बात समझना। अब एक छोटी सी बात और बता के फिर हम सिलेबस पर चलते हैं। अब यहां समझना कि संविधान 4 चीजें होती है। एक होता है संविधान, तो संविधान लिखने का काम संविधान सभा का होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि संविधान पार्लियामेंट लिखेगी, पार्लियामेंट है और संविधान लिखने का काम संविधान सभा का होता है। तो अब एक बात समझना, पहला संविधान, दूसरा कानून। जो कानून है ये बनाने का काम विधायिका का है, पार्लियामेंट का है। इसके अलावा है नियम। तो जो नियम होता है, रूल होता है, वो कार्यपालिका बनाती है। जब भी कोई एक्ट आएगा तो एक्ट पास होगा पार्लियामेंट से, वो एक्ट इंप्लीमेंट कैसे होगा उसकी जिम्मेदारी होती है ब्यूरोक्रेसी की। तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है वो रूल बनाता है कि इस एक्ट को लागू कैसे किया जाए, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये बात समझना, संविधान सभा लिखती है जो उस देश की नींव डाल रही होती है। दूसरा, कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, पार्लियामेंट का होता है। और जो नियम होता है ये बनाने का काम किसका होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों का। तो मैं उम्मीद में करूं कि आप ये समझ गए होंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है, उसके बाद में शासन क्या है और संविधान क्या है। अब अगर इसको ब्रीफ में बात करूं तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है, सरकारों का अध्ययन,
कि सरकार कैसे बनती है, सरकार का गठन, सरकार का उद्देश्य और सरकार का कार्य। सरकार कैसे कार्य करती है, कैसे नीतियां बनाती है, किसका पार्ट है, शासन का, गवर्नेंस का। संविधान क्या है, एक प्रावधानों की पुस्तक है जिसका निर्माण किया जाता है राज्य व्यवस्था के लिए कि सरकार के कार्य कैसे हैं, सरकार कार्य कैसे करेगी, सरकार का दायित्व कैसे है, सरकार और जनता के बीच में संतुलन कैसे है, सरकार के अंग क्या हैं, सरकार और इन अंगों के यहाँ पे कार्य क्या हैं, इनका संतुलन कैसा है, ये सारी चीजें बताने का जिम्मेदारी किसका है, संविधान का है। तो मैं उम्मीद करूं कि सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन तीनों शब्द का मतलब। तो अब हम आते हैं अपने उस सिलेबस पर जो आपका कमीशन ने यहां पर क्या किया है, मेंशन किया है आपके लिए। और जो ये सिलेबस मेंशन किया है उन्होंने, ये आपका मेंस का सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें पढ़नी है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके सिलेबस में लिखी नहीं गई हैं लेकिन आपको पढ़ना आवश्यक है। तो सिलेबस में पहली चीजें जो आपको पढ़ना है, और जहां से ऐसा कोई एग्जाम नहीं, या प्री का हो या मेंस का हो, कि जहां पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो आपसे। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संविधान पर ही। तो सिलेबस में जैसे अभी आपने देखें कि आपके सिलेबस में जो लिखा गया है, वो लिखा क्या गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अंबेडकर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारी बातें। फिर यहां पे जो लिखा गया साइलेंट फीचर, ठीक है, उसके बाद में आ गया बारोड फीचर, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। मेरी बोर्ड कम यूज करने की आदत है, मेरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये पीपीटी आप चाहेंगे तो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो अब सबसे पहले जो उन्होंने सिलेबस दिया है कमीशन ने, तो कमीशन का जो सिलेबस है, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस एक जगह पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेहनत ना करते हुए एक लाइन लिख दिया कि उत्तर प्रदेश विशेष हेतु सारी चीजें। एक बहुत अच्छी खूबसूरत आदत है लोक सेवा आयोग यूपी की, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता। वो कहता है बड़े भैया ने कर दिया ना, तो बड़े भैया ने कर दिया उसी को कॉपी कर लेते हैं, बस वो इसे यूपी के अगेंस्ट में कर देते हैं कि यूपी के साथ में कैसे चल सकता है। तो यहां पे सिलेबस में पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है संविधान। अब जब संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि संविधान की आवश्यकता के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि संविधान की व्यवस्था, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहां से जो एक बहुत मेंस में जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पूछा जाता है कि आपके संविधान की विशेषताओं पर। तो जब संविधान के विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके संविधान की विशेषता यह है कि आपकी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, संविधान से तय होती है। मैं बताऊंगा कि कैसे तय होती है। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति डिक्टेटरशिप हो जाएगा। आप ये सोच करके देखिए कि अगर जिले में डीएम को जुडिशरी का पावर भी दे दिया जाए, तब तो सारे के सारे कहीं ना कहीं जिले में जितने होंगे सब घुटने टेक देंगे। ये तो उसके पास वो पावर नहीं है, वो मजिस्ट्रेट तो है लेकिन सिविल मामलों तक ही है। अगर उसके पास कंप्लीट जुडिशरी पावर मिल जाए तो उसके बाद डीएम की क्या हालत होगी और जिले में लोगों की क्या हालत होगी। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी स्टेट में एक डिक्टेटरशिप स्थापित ना हो, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको बताएंगे।
इसके अलावा प्रकृति की बात करते हैं कि भारत के जो भारतीय जो संविधान है और जो सिस्टम है इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे चर्चा ये करनी पड़ती है कि परिसंघीय व्यवस्था है, जहां पर आपको पढ़ना है कि भारत एक, जैसे आप कई डिबेट होती है कि भारत एकात्मक या भारत संघात्मक। तो जब हम संघात्मक और एकात्मक के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये बड़ी लंबी डिबेट भारत को लेकर के चली संघ इसमें कि एकात्मक है या संघात्मक है, तो भारतीय स्वरूप संघात्मक है। लेकिन जब कई बार विशेष परिस्थितियां आएंगी तो विशेष परिस्थितियों में वो एकात्मक रूप धारण कर लेता है। एकात्मक रूप का मतलब कि सारी शक्तियां सेंट्रल के पास हो जाती हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि भारत में आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, और जब नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया चल रही होती है तो वहां पे सेंट्रल को ताकतवर होना जरूरी है। गांधी जी की हत्या यहां पर किसी मुस्लिम ने नहीं किया था, किसी सिख ने नहीं किया था। गांधी को मारने वाला कौन था? एक हिंदू ही था। तो जब गांधी को मारने वाला ऐसा व्यक्ति था, इसका मतलब आप समझना कि सांप्रदायिकता ऐसे नहीं हुई कि अचानक आ गई है। सांप्रदायिकता का जन्म हो गया था बौद्ध काल में ही, और यहां अशोका के काल में, जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, और गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में ब्राह्मण वंशज जब बौद्ध टकराते हैं और बौद्धिस्ट फॉलोवर ये कहना शुरू करते हैं कि गौतम बुद्ध ने ये कहा, गौतम बुद्ध ने वो कहा, तो अब अशोका के सामने चैलेंज ये है कि यार सही में कहा था कि यार हर चीज को गौतम बुद्ध से जोड़ देना। तो बौद्धिस्ट काउंसिल होती है, और अशोका ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया, इस सांप्रदायिकता को मैनेज करने की कोशिश की। तो इंडिया की प्रॉब्लम हमेशा जो रही हुई है, इंडिया की प्रॉब्लम धर्म की नहीं रही हुई है, इंडिया की प्रॉब्लम हमेशा सांप्रदायिकता की रही हुई है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आपका देश आजाद होता है तो हमें आजादी का जो तोहफा मिलता है ना, वो सांप्रदायिकता मिलती है। और जब सांप्रदायिकता आजादी की तोहफा मिलती है तो हमेशा ये डर था कि हम जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं इसमें हमेशा उनसे डर रहेगा जो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। और इसीलिए जब संविधान निर्माण चल रहा था तो सारे फंडामेंटल राइट में ड्यू प्रोसेस लॉ का पालन किया गया, नेचुरल जस्टिस का पालन किया गया, और आर्टिकल 21 में सीधा सीधा लिखा गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और सरदार पटेल कहते हैं कि जो ये आजादी हमें मिली है, इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें अगर कुछ लोगों की आजादी छीननी पड़े तो हम छीन सकें, इसलिए आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का पालन किया जाएगा कि जो कानून में लिखा है उसका अगर आपने उल्लंघन किया तो उसके तहत आपको दंड दिया जाएगा। और आर्टिकल 21 में उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस लॉ, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का पालन होगा। तो एकात्मक संघात्मक को लेकर के बहुत अच्छी डिबेट आपके उसमें होती है, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत एकात्मक कब है और भारत संघात्मक कब है। जो ये बातें करते हैं हम लोग इमरजेंसी की, कि इंदिरा जी ने क्या किया, 1975 में इमरजेंसी लगाया। इंदिरा ना लगाती तो राजीव लगाते, राजीव ना लगाते तो अटल जी लगाते, अटल ना लगाते तो नरसिम्हा राव लगाते, कोई ना कोई ऐसा इस इमरजेंसी को लगाता। क्योंकि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम था उसे आज नहीं तो कल उसका प्रयोग करना ही पड़ता, वो किसी ना किसी को तो करना ही था। प्रयोग कर लिया इंदिरा जी ने, चाहे वो समय की परिस्थिति की बात करें या कर लें कि ऑटोक्रेटिक स्वभाव के कारण से, लेकिन उन्होंने किया। तो ये जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो ऐसा था कि जिसके कारण से ये करना तो पड़ता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आज भी प्रॉब्लम है। इंडिया के स्टेट हैं उनको लगता है कि हम म्यूजियम में हैं क्या, हमें एवरीथिंग, कहीं ना कहीं हम अपनी मर्जी के बिना कुछ कर नहीं पाते। तो वही चीजें उस समय भी थी, और वो नया नया स्टेट था।
और हमने कई भारत के 552 रियासतें जो भारत के पास हैं, इन सब कर को खत्म करके हमने एक स्टेट बनाया था। तो अगर इसको ऐसे बात करें तो 552 देशों को खत्म करके एक देश बनाया जाना, तो कई सारे चैलेंज थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो जब हम संविधान के बारे में बात करेंगे तो हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो उस विशेषताओं में हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों में बंटवारा, इसके अलावा एकात्मक संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद जैसे एक बहुत अच्छी डिबेट होती है, और डिबेट होती है कि जो भारत का संविधान है वो बारोइंग संविधान है, कि इसको हमने क्या किया है, अलग अलग देशों से हमने ग्रहण कर लिया है। ये बात सच है। अब यहां पर, और ये बात कितना झूठ है, दोनों में अंतर है। जब हम 1947 में आजाद हुए तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक सिस्टम बन चुका था। सिस्टम ऐसा बन चुका था कि अमेरिका में एक अपना व्यवस्था थी, फेडरल सिस्टम था। रसिया में अपनी व्यवस्था थी, वहां पर प्रेसिडेंशियल शासन था। ब्रिटेन में अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो जब हम आजाद हुए तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक सिस्टम बन चुका है। हमने उस सिस्टम को रिव्यू करवाया, और बीएन राव जैसे व्यक्ति 60 देशों की यात्रा करते हैं, और उस 60 देशों की यात्रा में बीएन राव ने क्या किया, वहां के कानून को अध्ययन किया, और कानून को अध्ययन करने के बाद में यहां पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्या जो सब लोगों के अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम अपने इंडिया में इंडिया के अनुसार कैसे ला सकते हैं। तो हमने ये नहीं किया कि उनकी व्यवस्था उठा के हमने यहां पर सीधा सीधा उठा करके अप्लाइड कर लिया। हमने उस व्यवस्था को देखा, समझा, और इस पे काम किया कि क्या ये इंडिया के अनुसार अगर हम देखें तो कैसे अप्लाई हो सकता है। तो हमने इंडियन समाज, इंडियन परिस्थिति, उसके आधार पर इसमें क्या किया, यहां पर चीजों को डाला है। तो जो ये एक डिबेट होता है, ये डिबेट भी अपने आप में रॉन्ग है। हम उस समय तक सारी व्यवस्थाएं स्टेब्लिश हो चुकी थी। तो जब सारी व्यवस्था स्टेब्लिश हो गई थी, हमने उसको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद अपने अकॉर्डिंग हमारे इंडियन समाज के आधार पे क्या आवश्यक है उसको हमने यहां पर देखा और उसे अप्लाई करने की कोशिश किया। हूबहू कॉपी नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें आपके, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और इसमें क्वेश्चन आपके प्री में भी आता है। प्री में पूछ लिया जाता है कि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण बताइए, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण बताइए। साथ में पूछ लेता है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस चीजों को कहां से, किस देश से हमने उठाया। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मेंस में इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और प्री में क्वेश्चन जो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, साइलेंट फीचर के बारे में पूछा जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी बनती कब है, 1599 में। 16 में उसे लीगल स्टेटस मिला, और उसे आना था इंडिया, लेकिन वो इंडिया ना जाकर के इंडोनेशिया जाती है। तो वो इंडिया जो आती है वो 1608 में आती है। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आएगी। तो जब आती है तो यहीं से क्या हो जाएगा कि 1600 में एक चार्टर आया। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक धीरे धीरे करके जब फैलाव किया, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन हुआ, और करप्शन हुआ कंपनी के एम्प्लॉइयों के माध्यम से, उधर अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के कारण से अमेरिका अब ब्रिटिश के हाथ से निकल रहा है। तो जब अमेरिका ब्रिटिश के हाथ से निकल रहा है तो इंडिया को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पहला जो इंडिया में लॉ बनाया, और वो लॉ बनाया था 1773 का, जो एक्ट था उनका रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉय को कंट्रोल करने की कोशिश किया। तो यहीं से ऐसे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे इंडिया में उन्होंने लॉ बनाते चले गए। तो इस लॉ से हमें हेल्प मिली कि जो 1935 का लॉ उन्होंने बनाया था
वो इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि इंडिया में हमें क्या करना है, एक ऑल इंडिया पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम स्टेब्लिश करना है। तो इससे हमारे लोगों को काफी हेल्प मिलती है। और 1935 के एक्ट से हमारी संविधान सभा ने लगभग 200 ऐसे प्रावधान 200 आर्टिकल को क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उठा करके सेट किया। तो इसमें जो हमें पढ़ना है पूरा संविधान के बारे में पढ़ना है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका ये जो सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस के पार्ट में आपका जो है आपका 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके प्री एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दूसरा आप यहाँ पे करना क्या है, जो आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है उद्देशिका। उद्देशिका की अगर बात करें तो उद्देशिका में जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। उद्देशिका का मतलब यहां पर है कि संविधान का लक्ष्य, और जो पूरा संविधान आपका चाहता क्या है, क्या वो समाज को देना चाहता है, क्या वो स्टेट से अपेक्षा करता है, वो एवरीथिंग आपके उद्देशिका में मेंशन है। तो उद्देशिका में 4 वर्ड हैं आपके। एक वर्ड आपका है समाजवाद, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है संप्रभुता, चौथा है पंथनिरपेक्षता, इसके अलावा एक वर्ड आपका है गणतंत्र और एक है लोकतंत्र। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये सारे मेन पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे गणतंत्र का, इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। इंडिया में सरकार कैसे होगी, डेमोक्रेटिक सरकार होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। इसके अलावा समाजवाद, समाजवाद आपके संविधान में जब बना था तो नहीं जोड़ा गया था। 3 शब्द इंदिरा जी ने जोड़ा, वो है आपका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और उन्होंने ये तीनों जो शब्द जोड़ा था वो पर्टिकुलर 3 विचारधारा को टारगेट किया था। समाजवाद इसलिए जोड़ा था क्योंकि जो मीनू मसानी, मोरारजी देसाई, इन सब का गुट था, ये कैपिटलिस्ट विचारधारा का था। तो इन सब को टारगेट करके समाजवाद जोड़ा गया। यहां तक कि जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो इनकी सरकार में जो यहाँ पे डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस ले लिया था। और फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस लेकर के उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डिनेंस निकाला और जिस समय ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो समाजवाद लक्ष्य था कैपिटलिस्ट विचारधारा को टारगेट करने के लिए। पंथनिरपेक्ष जो है, ये जो यहां पर ये किया गया, ये जो आरएसएस की विचारधारा, जनसंघ की विचारधारा थी, इसको यहां पर टारगेट करने के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो गुट है उसको टारगेट करने के लिए किया गया। जबकि अखंडता जो जोड़ा उन्होंने वो कम्युनिस्ट को टारगेट करके किया। तो ये 3 शब्द जो जोड़ा उन्होंने, 3 पर्टिकुलर विचारधारा जो पॉलिटिकल थॉट था उसे कंट्रोल करने के लिए इंदिरा जी ने किया था। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि उद्देशिका के जो टर्म्स हैं ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और जो पंथ निरपेक्षता का टॉपिक है, ये तो ऐसा टॉपिक है कि आपसे पेपर 1, जीएस पेपर 1 जो आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट है वहां पे पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के रूप में पूछा जाता है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स के रूप में पूछा जाता है और निबंध में पूछा जाता है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि जो अलग अलग डायमेंशन में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है इस पर। तो उद्देशिका आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके सारे टर्म्स बड़े अच्छे हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब है तो अब जब संविधान है तो अब इस संविधान बना किसके लिए, भारत के लिए बना। तो जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो संविधान के भाग 1 में बताया गया। तो जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें जो हमें डिस्कस करना है वो आपके है आर्ट उसमें पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में आपका है संघ और राज्य क्षेत्र।
तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है संघ राज्य क्षेत्र में। एक तो ये है कि राज्यों का विकास। आर्टिकल 1 में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत भी संघीय स्टेट है और अमेरिका भी संघीय स्टेट है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है कि अमेरिकन जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, जबकि इंडिया का जो सिस्टम है संघीय यूनियन का है। बहुत अच्छी डिबेट है। अभी हम एक सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम बहुत डेप्थ नहीं आपको बताएंगे, लेकिन इतना समझना कि यूएस का सिस्टम जो आपका फेडरल का है और जो इंडिया का सिस्टम वो यूनियन का है, दोनों में अंतर ये है कि यूएस ने 13 स्टेट से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और आज वो 50+ है। तो अमेरिका में जो भी स्टेट हैं अमेरिकन संघ के कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम हैं। उन्होंने समझौता करके बनाया है। और समझौता कैसे किया है कि हम आपके नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम आपके ज्योग्राफी में परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके स्टेट में कौन व्यक्ति रहेगा ये आप तय करोगे। इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पहले तो आपको यूएस की नागरिकता लेनी पड़ेगी और उसके बाद जिस प्रोविंस में रहना है उस प्रोविंस से आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। जबकि इंडिया में क्या है, जो इंडियन संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमने क्या किया, 552 रियासतों से पेपर पर साइन करवाया और पेपर पर साइन करवाने के बाद ये हुआ कि तुम्हें क्या देना है अब हम तय करेंगे। ये सारे के सारे पार्ट क्या हैं इंडिया के, और हमने उसको इंडिया में मिलाया और इंडिया में मिलाने के बाद हमने उस इंडिया की यूनिट बना दिया। और पहले यूनिट बनाई गई थी तो 4 टाइप के इंडिया में स्टेट हुआ करते थे, ABCD। ए स्टेट वाले वो स्टेट जो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय मिले थे। बी में वो स्टेट हैं जो बड़ी रियासतें थी और जहां पर एक राज्य प्रमुख और चीफ मिनिस्टर वाली व्यवस्था बनाई गई। सी वाले वो क्षेत्र थे जो डिस्प्यूटेड थे और छोटी रियासतें थी। और डी में अंडमान निकोबार को रखा गया। लेकिन जब हमारे यहाँ पर एक कमीशन बना था फजल अली कमीशन, और ये कमीशन बनने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको हटाइए, और क्योंकि अगर आप इसे नहीं ये हटा दीजिए और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें। तो 7वां संविधान संशोधन करके सरकार ने क्या किया, यहां पर पार्ट 7 और पार्ट 9 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था और 2 प्रकार के स्टेट बनाए थे संघ, एक तो पूर्ण राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, जो आज भी विद्यमान है। तो आगे चल करके भाग 9 को तो क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जीवित कर दिया गया पंचायती राज डाल करके। पार्ट 7 में आज भी कोई कंटेंट नहीं है आपके यहां पर। तो हमारे यहां पर जो यूनियन है ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अब समझौते का परिणाम ऐसा नहीं जैसे आपकी दिल्ली है, तो दिल्ली को अगर चाहे तो पुरानी दिल्ली को थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग स्टेट में दे करके हरियाणा में मिला करके उसको खत्म कर दिया जाए। तो यहां पे जो स्टेट है ये स्टेट केंद्र की मर्जी पर है। केंद्र चाहेगा तो रहेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं रहेगा। अगर केंद्र चाहता है कि यूपी को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट के माध्यम से एक यहां पर एक आएगा लेटर और राज्यपाल के पास आएगा कि यूपी को 4 भागों में विभाजित करने का प्लान किया गया है, आप विधानसभा से सहमति ले लीजिए। विधानसभा के पास भेजवा दिया जाएगा, गवर्नर के पास। विधानसभा कहती है कि कर दो तो भी ठीक है और कहती है हम इसे खारिज करते हैं तो भी सही है। इनके हाँ में भी हाँ है और ना में भी हाँ है। इस तरह से इसे मान करके किया क्या जाएगा, ये मान लिया जाए और उसके बाद ये लेटर वहां जाएगा, विधानसभा को खाली अवगत कराया जाएगा, उसके बाद एक प्रपोजल आएगा और उस प्रस्ताव के माध्यम वहां पास किया जाएगा और यूपी को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के तहत। और कुछ नहीं कर पाएगी यूपी की गवर्नमेंट।
अब ऐसे ही चाहें कि कोई राज्य को खत्म कर देना है तो यही सीधा सीधा सिस्टम है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। तो इंडिया में जो स्टेट हैं वो सेंट्रल के इच्छा पर है, केंद्र आपका इतना ताकतवर है, जबकि अमेरिका में जो स्टेट हैं वो अपनी इच्छा पर हैं क्योंकि वो समझौते का परिणाम है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। ये अंतर है फेडरल और यूनियन में। हमने आपको बहुत ब्रीफ बताया है, जब हम इस पार्ट पर बात करेंगे तो आपको खूब डिटेल में बताएंगे कि फेडरल, यूनियन और अन्य ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो कैसे हैं। तो ये पार्ट 1 में आपको पढ़ना है कि इंडिया के बारे में, और इसी समय आपको पढ़ना है कि कैसे हमारे यहाँ राज्य बनते हैं, कैसे राज्यों को समाप्त किया जाता है, अगर हमें विदेशी राज्य, विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो उसके लिए क्या पद्धति है, और इंडिया का कोई हिस्सा अगर हमें विदेशी स्टेट को देना है तो उसके लिए क्या सिस्टम है। इसको लेकर के भी एक बहुत अच्छी डिबेट हुई थी, जो है आपका बेरूबारी केस। बेरूबारी केस जो आपको हम डिटेल में बताएंगे कि उसमें, और एक बहुत अच्छी डिबेट उसको लेकर के हुई थी कि कैसे इंडिया में कोई भी क्षेत्र मिलाए, सिक्किम को मिलाया गया तो कैसे मिलाया गया, और बेरूबारी क्षेत्र दिया गया तो कैसे दिया गया पाकिस्तान को, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक है आपका संघराज्य क्षेत्र, दूसरा जो है आपका नागरिकता, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय आप देखेंगे कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि किसी भी देश को लेकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे जटिल मुद्दा जो होता है ये आपके संविधान के पार्ट 2 में है। संविधान सभा में भी सबसे ज्यादा जो डिबेट किसी चीज को लेकर के हुई वो नागरिकता को लेकर के ही हुई, क्योंकि बहुत जटिल मुद्दा था। जटिल मुद्दा इसलिए था, ये आपका इंडिया है, इससे ज्यादा मेरा बनता नहीं। इधर का आपका पाकिस्तान, जो आपका ये है पाक है वो वेस्ट पाक, और इधर का जो एरिया था वो ईस्टर्न पाकिस्तान। जब डिसीजन हुआ, और डिसीजन ये हुआ था 3 जून को, और उसमें ये डिसीजन आया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान क्या होंगे, इंडिया का बंटवारा होगा और इंडिया को ब्रिटिश से आजाद किया जाएगा और भारत से पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा। ये डिसीजन हो गया। तो जब ये डिसीजन हुआ तो इस डिसीजन के बाद क्या हुआ कि इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, क्योंकि जिन्ना कहता था कि पाकिस्तान वो अमन चैन की धरती होगी जहां पर चींटियां भी नहीं मरेंगी। तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, और इसी समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी क्षेत्र जब आप छोड़ के जाते हैं तो जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो सेट होने में टाइम लगता है, आप अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ता है वहां पर। इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि ये लोग जैसे जो पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान गए, और जब ये वहां जाते हैं तो इनको कुछ समय के बाद ये ऐसा लगा कि नहीं, पाकिस्तान इंडिया ज्यादा अच्छा था। अब जब ये वापस आने लगे तो प्रॉब्लम ये हुई कि गए थे फिर वापस आने लगे, और इसी बीच में आपका संविधान निर्माण कार्य चल रहा है। तो एक डेट है जो आपके कट ऑफ डेट थी, और उस कट ऑफ डेट का नाम है 19 जुलाई 1948। अब यहाँ पे जो देश के गृह मंत्री हैं उनका नाम है सरदार पटेल। उनके सामने चुनौती क्या है, जब आप यहां से वहां गए तो आपके लैंड पर, आपके घर पे कब्जा क्या हो गया, भारतीयों का हो गया। आप भी भारतीय हैं लेकिन आपकी चीजों पर उनका कब्जा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि अब अगर वापस आप आते हैं तो आपको उस कब्जा दिलाने के लिए आपके ही सरकार को अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा।
तो इस दिक्कत क्या हो जाएगी कि अब जो आप गए थे फिर वापस आए, आपको दिलाने के लिए अपने ही लोग से लड़ना पड़ेगा, अपने सिस्टम के माध्यम से लड़ना पड़ेगा। ये स्थितियां क्या बन जाएंगी? गृह युद्ध की। और यही स्थिति क्या बन जाएगी? पाकिस्तान में बन जाएगी कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए अब वो फिर इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो यही चुनौती पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए भी हो जाएगी। तो ये जितनी चुनौती इंडिया में नेहरू पटेल के सामने होगी, उतनी ही चुनौती पाकिस्तान में लियाकत अली जिन्ना के सामने होगी। चलो जिन्ना की डेथ हो गई, तो इसी समय एक पैक्ट किया जाता है, और वो पैक्ट किया जाता है नेहरू लियाकत होगा, और इसी बीच में कट ऑफ रखी गई 19 जुलाई 1948 कि जो भी लोग इस डेट तक इंडिया से इस डेट के पहले इंडिया गए थे और इस इंडिया से पाकिस्तान गए थे, और अगर वो वापस आ चुके हैं इस डेट तक, उन्हें ही हम भारत का नागरिक मानेंगे, इसके बाद जो आएंगे नहीं मानेंगे। तो हुआ क्या कि इस बॉर्डर को लेकर के तो 1948 में ही आपकी गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है कि यहां से माइग्रेशन नहीं होने देंगे। लेकिन जो ये ईस्टर्न बॉर्डर है ये आपका खुला रह गया, और ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। तो जैसे इस बॉर्डर की तरफ तो मूवमेंट रोक दिया गया, और मूवमेंट रोका गया 1950 में नेहरू और लियाकत के बीच में समझौता हो जाता है। लियाकत अली जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कहा गया कि हम अपने यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनका ख्याल रखेंगे, और लियाकत अली ने कहा कि हम अपने यहाँ के माइनॉरिटीज का ख्याल रखेंगे, दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्लायन को रोकना था पूरी तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहां से माइग्रेशन नहीं रुका, यहां से जब भी मन हुआ तो खाला जी के घर के जैसा लोग आते जाते रहे, और ये प्रॉब्लम 1971 आते आते इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो नागरिकता में जब हम देखेंगे तो जो बार बार आप सुनते क्या है, तो यहां जो हम अध्ययन करेंगे कि नागरिकता कैसे दी जाती है, ये चीजें, और नागरिकता कैसे छीनी जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, ये सारी चीजें। और इसी में मैं बताऊंगा आपको कि क्या जो एनआरसी है, एनपीआर है, भारत विभाजन का परिणाम है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। तीसरा जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक बात बताइए, क्या बोलने का अधिकार आपको कोई देगा? बोलने का अधिकार अगर बात करें तो अब जो पार्ट 3 है आपका और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका फंडामेंटल राइट। प्री एग्जाम में अगर बात करें तो कम से कम यूपी पीसीएस में तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी की बात करें एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो फंडामेंटल राइट ये ऐसा पार्ट है कि प्री एग्जाम में तो आना ही आना है और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस पार्ट को तो छोड़ ही नहीं सकते, और ये बराबर विवाद में बना रहता है आपका फंडामेंटल राइट, क्योंकि जैसे जैसे देश का विकास होता जाएगा और जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, सिविलाइज होते जाएंगे, वैसे वैसे वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक होंगे, अवगत होंगे, और वैसे वैसे आपका लोकतंत्र का विकास हो रहा होगा। तो अब ये समझना, जो फंडामेंटल राइट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि ये आपको बताता है कि ये आपके अधिकार क्या है, जनता के अधिकार क्या है। तो इसमें विभिन्न टाइप के अधिकार हैं। जैसे अभी क्या हुआ था कि जब एनआरसी और सीए का मुद्दा आया था तो उस समय जस्टिस थे रमन्ना जी, और उन्होंने कहा क्या कि मैं इंटरनेट के प्रयोग, इंटरनेट क्या है हमें इससे ही मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ये बातें उन्होंने कहा। तो ये नया अधिकार उन्होंने आपको क्या किया था, इंटरनेट पर दिया था, इस पे फंडामेंटल राइट में दिया था। ऐसे ही एक अभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया, राइट टू फॉरगेटन।
कि भूल जाने का अधिकार भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, सारे मीडिया ट्रायल वेबसाइट के माध्यम से उसको ऐसा आरोपी बना दिया जाता है कि अब वो कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध नहीं भी हुआ है, और वो क्या हुआ कि बरी हो गया सारे आरोपों से, फिर भी डेटा उस पर दिखता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, और ये सारी की सारी चीजें हटाना चाहिए कि जिससे वो सारी चीजें भूल सके। तो फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जैसे जो आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दिया गया है, और इसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से धीरे धीरे करके आपको ये और चीजें प्रदान किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर दो तीन मंदिरें हैं, शनि सिंगणापुर मंदिर है, और ऐसे एक मंदिर आपका है जो मेरे दिमाग से उतर रहा है, हाँ सबरीमाला मंदिर है, महाराष्ट्र में हाजी अली दरगाह है। इन सब जगह पर महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। अब इन सब जगह पर जो महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था, तो सबरीमाला मंदिर में और ये लिखा गया क्योंकि मंदिर का जो निर्माण है और प्रबंधन की जिम्मेदारी ये प्राइवेट व्यक्ति की होती है, एक ट्रस्ट बन जाता है। तो अब जिम्मेदारी जब उनकी होती है तो वो तय करते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सबरीमाला में प्रॉब्लम ये थी कि 10 साल से नीचे और 50 के ऊपर की जो महिलाएं हैं वही जा सकती हैं, इस बीच की नहीं जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर महिलाओं को प्रवेश दिया, और ये अपने आप में एक नया अधिकार सा आया। उन्होंने कहा संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग करते हुए जो संविधान में चीजें लिखी गई हैं इसके तहत उन्हें रोका नहीं जा सकता, और उन्होंने अधिकार दिया और ये मानना पड़ा। तो ये फंडामेंटल राइट में सारी चीजें मेंशन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे आपका है पार्ट 4 जो आपका है डीपीएसपी, हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या है, तो अभी समझना कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों आपके अधिकार हैं। लेकिन समस्याएं ये हैं कि अगर ये सारी चीजें डीपीएसपी की बातें फंडामेंटल राइट में लिख दी जाती तो कोई भी गवर्नमेंट 6 महीने ना चल पाती। रीजन ये है कि आप किसी के लिए कोई भी चीज कब करोगे, जब आप उस कैपेबल हो जाओगे तब करोगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना आपके लिए लॉन्च किया, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। हालांकि इंडिया है, मिसयूज होता है, लेकिन अब यहां पे चीजें क्या हुई कि जो ये राइट आपको दिया गया, गवर्नमेंट इस तरीके से क्या हुआ कि जब आप कैपेबल हो गई तब आपको चीजें उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री उस आवास योजना सरकार सक्षम है तब आपको उपलब्ध कराएगी। तो डीपीएसपी में यह है कि फंडामेंटल राइट में सरकार को कुछ ना करने के लिए कहा गया है कि क्या आप नहीं करोगे, जबकि डीपीएसपी में कहा गया है कि आपको क्या करना है, और ये करने की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को खुली छूट देते हैं करने के लिए। तो ये निगेटिव बातें करता है और ये पॉजिटिव बातें करता है। तो फंडामेंटल राइट में स्पेशली कार्यपालिका को रोका गया है कि क्या नहीं करना है आपको। अगर फंडामेंटल राइट में नहीं रोका जाता तो आप गरिमापूर्ण जीवन जी ही नहीं सकते थे। काला झंडा दिखाने पर गोली चल जाए, ये तो फिर मोनार्क वाली व्यवस्था हो गई। तो आप खुल करके अपनी बातें रख सकें, आप अपना विकास कर सकें, ये इसलिए दिया गया है। और ये तभी संभव है कि जब स्टेट सीमित होगा, जब स्टेट सीमित होगा तभी संभव हो पाएगा। अगर स्टेट इफेक्टिव होगा तो संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों के समय खड़े होकर के बात करने में अगर पैर कांप रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप अपनी बातें सिस्टम के किसी सिस्टम में किसी व्यक्ति के सामने रख रहे हैं और आप कांप रहे हैं तो ये जैसे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पे फंडामेंटल राइट में स्टेट को कुछ ना करने के लिए कहा गया है, और डीपीएसपी में
स्टेट को कुछ करने के लिए कहा गया है। तो जो भी सरकारें करती हैं, समझना, चाहे वो आपको बीमा योजना है, चाहे वो फसल बीमा योजना, चाहे वो आवास है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा बीमा योजना है या हेल्थ का है, एवरीथिंग जो सरकार करती है वो डीपीएसपी के माध्यम से करती है। तो मैं क्या मान के चलूं कि आप समझ पा रहे हो ये सारी चीजें? तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जोड़ते हैं। अधिकार तब तक अपने आप में मूल्य विहीन है जब तक क्या हो कि उसके साथ में कर्तव्य को ना जोड़ा जाए। तो ये हमारे संविधान में मूल नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके इस पाठ्यक्रम में जोड़ा गया और ये आपके प्री एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जब हम लोग पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें आपको अभी आवश्यकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ दिया जाए। तो ये भी सिलेबस का आपके पार्ट है और पढ़ने का सीक्वेंस हमारा यही होगा। इसके अलावा जो आपको करना है, इन सब के बाद एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है और वो है आपका संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे सीधे प्री में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मेंस में अभी देखें कि 131 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक प्रावधान था डिलिमिटेशन का, जिसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा ये खड़ा कर दिया था कि इससे क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएंगी और जैसे आप अपनी सीटें बढ़ा लेंगे, इलेक्शन उसमें डेमोक्रेसी खतरे में, ये सारी चीजें, ये सब फर्जी की बातें हैं। ये डिलिमिटेशन जो है ये ऐसा नहीं कि सरकार मनमर्जी से कराती है, ये संवैधानिक पार्ट है, संविधान का अहम हिस्सा है। और ये पहली बार अगर किसी ने कराया तो नेहरू जी ने करवाया। हम जनसंख्या के आधार पर देखने का प्रयास ही करते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जब हम आजाद हुए थे, आजादी के समय हमारे पार्लियामेंट में एक पर्सन, एक एमपी या एक सांसद की अगर बात करें तो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। प्रेजेंट टाइम में ये संख्या बढ़ के जो पहुंच गई है वो 24 से 25 लाख क्रॉस कर गई है। अब एक व्यक्ति पर, और ये 24 से 25 लाख की जो हम बात कर रहे हैं ये वोटर हैं कि जो मतदान करते हैं, इसमें 18 साल के नीचे वाले तो काउंट ही नहीं हो रहे हैं। अब अगर 18 साल के नीचे वाले काउंट नहीं हो रहे हैं, पागल नहीं इसमें काउंट हो रहे हैं, ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है वो काउंट नहीं हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक एमपी की जिम्मेदारी जो पड़ जा रही है इंडिया में इस समय, वो कम से कम 35 से 37 लाख लोगों की पड़ जा रही है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति इतने लोगों को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? जबकि यही हम चाइना की बात करें तो वहां पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों की संख्या 3000 के आसपास है। इंडिया के साथ क्या है, 543 है लोकसभा में और 245 है राज्यसभा में। तो इसमें क्या किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर मेजॉरिटी तय कर दी जाती है। और जब जनसंख्या के आधार पर इसमें बांट दिया जाता है कि सेम ज्योग्राफी इक्वल पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन थी, वोमेन रिजर्वेशन की बात थी। लेकिन जो भी इसमें पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो भी चीजें फंसी, तो डिलिमिटेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हमें ऐसे संविधान संशोधन जो हाल में हुए होते हैं या जो अपने आप में जिनकी रिलेवेंसी है और वो चर्चा में है, उसे हमें पढ़ना होता है। इसी में एक आपका है 42वां संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन का ही परिणाम हुआ कि इंडिया में एक ऐसी व्यवस्था निकल के आई जो है बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो इतना ताकतवर हो गया कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को खारिज कर देता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा। तो हम ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। इसके बाद जो हम देखेंगे, तो जब हम संविधान संशोधन यहाँ पर देख लेंगे तो फिर हम आ जाएंगे सरकारों के अध्ययन पर, जो हमारा पढ़ने का क्रम होगा। तो जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सरकारों का, तो हम यहाँ पर अब आप देखिएगा कि सरकार के अध्ययन पर यहाँ पे 3 फेज में आपको करना है। और हम यहाँ पे 3 फेज में कैसे हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो पहला तो हम देख लेंगे संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब यहाँ जो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हो सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देख लेंगे। दूसरा हम यहाँ पर देख लेंगे राज्य सरकार, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम देख लेंगे। और थर्ड यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देख लेंगे लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट जो आपकी हो गई पंचायती राज्य और जो अर्बन सिस्टम है नगर पालिका, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम सरकारों के अध्ययन पर बात करेंगे तो जो भाग 5 आपका है पार्लियामेंट, उसका अध्ययन करेंगे। भाग 6 जो आपका राज्य सरकार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लोकल गवर्नमेंट जो भाग 9 में है उसके बारे में देखेंगे। अब जो भी बच्चे यूपीपीसीएस 2026 देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे प्रधानों को यहां पर क्या किया गया, प्रशासक बनाया गया नोटिफिकेशन निकाल के, और हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। तो इस प्रक्रिया पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और प्रशासक ये पूछ लिया जाएगा कि जो उस समय पंचायत के मुखिया और प्रशासक के में अंतर क्या होगा। क्योंकि प्रशासक बना भले दिया गया है, प्रशासक वो अथॉरिटी नहीं रखता जो चुना हुआ प्रतिनिधि रखता है, ये दोनों में अंतर है। तो इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। तो अब जो चर्चा में है बेटा वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अब जैसे आप जब संघ सरकार के बारे में बात करेंगे तो संघ सरकार में जैसे हम डिवीजन करेंगे तो यहां पर 3 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। एक आपकी आ जाएगी कार्यपालिका, दूसरी आपकी आ जाएगी विधायिका और तीसरी आ जाएगी ज्यूडिशरी। अब कार्यपालिका का जब हम अध्ययन करेंगे तो कार्यपालिका में क्या क्या अध्ययन करेंगे, कार्यपालिका को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब जब 2 पार्ट में इस कार्यपालिका को हम डिवाइड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में डिवाइड करेंगे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल में डिवाइड करेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन आ जाएगा, आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा आपका जो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा, सीएजी आ जाएगा, ये एवरीथिंग इसमें इलेक्शन कमीशन ये सब आ जाएंगे। और जब हम विधायिका के बारे में बात करेंगे लेजिस्लेचर के, तो यहीं पर हम आपको बताएंगे कि लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, सरकार जो आपके बिल लेकर के आती है तो बिल कैसे एक्ट बनता है इसके बारे में बताया जाएगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है वो बताई जाएगी आपको। ये एवरीथिंग इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। जब हम गैर संवैधानिक में आएंगे तो संघ सरकार में गैर संवैधानिक संस्था एक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी है, तो वो है आपका पीएमओ, जो आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंट टाइम में पीएमओ में ऑलमोस्ट 426 के आसपास मेंबर हैं, और जो ये 426 के आसपास जो मेंबर हैं यही प्रधानमंत्री को गाइड करते हैं, और ये एवरीथिंग हर मसले पर उनको राय देते हैं, और उन्हीं के राय के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर आपका वर्क कर रहा होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल ऑफिस होती है। तो ये चीजें आपको पढ़ना है। ऐसे ही जब हम स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी 3 पार्ट बन जाएंगे आपका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशरी। यहां पे कार्यपालिका में अगर बात करें तो कार्यपालिका 2, एक संवैधानिक और दूसरी गैर संवैधानिक।
अब जब हम संवैधानिक में देखेंगे तो हमें राज्यपाल को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है, उनकी कैबिनेट को देखना है, एडवोकेट जनरल को देखना है, ये सारी चीजें होंगी। विधायिका में जब देखेंगे तो हम देखेंगे विधानसभा के बारे में। साथ में एक क्वेश्चन बनता है विधानसभा के साथ साथ में जो आपके विधान परिषद है, तो जो विधान परिषद है ये टोटल आपके स्टेट की अगर बात करें 28 स्टेट हैं आपके, तो 28 स्टेट में टोटल 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी हर जगह पर विधानसभा है। तो विधान परिषद बनती कैसे है, विधान परिषद बनाई क्यों जाती है, विधान परिषद और राज्यसभा में अंतर क्या है, विधान और ये सारी चीजें, विधान परिषद क्यों खर्चीली प्रक्रिया है, क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये सब कुछ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ में जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में हम चीजें जो देखेंगे, आपका देखेंगे पंचायती राज के बारे में, नगर पालिका के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं ये कैसे गठित किए जाते हैं और इनका सिस्टम कैसे है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में जैसे केंद्र शासित जो प्रदेश है यूटी, जो आपके पार्ट 8 में बताया गया है, तो इसमें अलग अलग तरीके से हैं। अब जैसे यूटी में देखेंगे एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका है दिल्ली, तीसरा अगर आप बात करें पुदुचेरी, चौथा आपका है लक्षद्वीप, ये है आपका अंडमान निकोबार, और इसके बाद आप आ जाइए एटीसी। तो अब यहां पर देखेंगे जम्मू कश्मीर अलग है, डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा लैंड जहां पर आतंक था, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए एक पीसफुल एरिया को सेपरेट किया और डिस्टर्बिंग एरिया को अपने पास कर लिया, इसलिए यूटी बना दिया गया। दिल्ली को यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि दिल्ली कैपिटल रीजन है। अब अगर दिल्ली कैपिटल रीजन जो कहीं ना कहीं जहां पर सारी एम्बेसी हैं, सारे हेडक्वार्टर हैं, वो दुनिया के हर देशों में वो सेंट्रल के पास होते हैं। अब अगर राजधानी क्षेत्र स्टेट बना दिया जाएगा तो बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। पता चला कि अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप ही भारत की यात्रा पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि सिक्योरिटी चाहिए, उन्होंने कहा सारे हमारे कार्यक्रम में व्यस्त हैं, 2 होम गार्ड हैं, ले जाओ, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहां पर क्या है कि जो यूटी है, यूटी दिल्ली, जो यूटी में दिल्ली जो है वो कैपिटल रीजन है, और कैपिटल रीजन ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है किसी भी देश में। पुदुचेरी फ्रांसीसियों से लिया गया था, तो फ्रांसीसियों ने कहा था कि इसको आप कल्चरल जो ये चीजें हैं इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसके कारण से इसको बना के रखा गया। लक्षद्वीप डिफरेंट कल्चर के कारण से, इंडिया में एकमात्र स्टेट जहां पर महिलाएं क्या होती हैं 4 पुरुषों के साथ शादी कर सकती हैं, 4 में मिनिमम बता रहा हूं। यूपी में एक लड़की 2 लड़के से शादी करके दिखाए, पहला वाला दूसरे को कट्टे लेकर के घूम रहा होगा और दोनों को लेकर घूम रहे होंगे। लक्षद्वीप में एक लड़की एक ही उसमें वो 4-5 लड़कों से शादी कर सकती है। अब आप बताइए वैश्वीकरण के अनुसार तब तो बड़ा अच्छा वो है कि वैश्वीकरण के युग में अगर अब यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की नजर में अगर आप बात करेंगे तो वैश्वीकरण की नजर से आप देखें तो ये बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन क्या सामान्य अगर आप देखेंगे सोसाइटी के आधार पर तब तो आपको बड़ा बुरा उसमें लगेगा। तो समस्या ये है कि आपको ऐसे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के आधार पर देखना है कि बहुत सारी चीजें आप नहीं तय करते, वहां की सिविल सोसाइटी तय करती है कि कैसे क्या होगा। उत्तराखंड में ऐसे एक आपकी ट्राइब्स है जौनसारी, वो आज भी अपने आप को मानती हैं कि वो पांडव के परिवार से हैं, और वहां भी एक सिस्टम है कि अभी भी क्या हो जाता है, परिवार के सारे सदस्य, जैसे परिवार में 3 भाई हैं तो तीनों मिलकर के एक लड़की शादी करेंगे, तीनों और लड़की तीनों भाइयों की वाइफ मानी जाती है। अंडमान निकोबार अलग वो है। तो हमारे यहाँ जो यूटी है इसको कंट्रोल करने के तरीके अलग हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इन सबको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो ये कहलाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, एलजी। जबकि जैसे आपका जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को कहलाने जो कंट्रोल करेगा वो प्रशासक कहलाता है।
तो हमारे यहाँ पर जो यूटी है इनके कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग हैं, ये बात भी आपको जानना है। तो जब हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि हर यूटी बनाने का इंटेंशन क्या है, क्यों बनाया गया और उसके पीछे इंटेंशन क्या था, ये बात समझना। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आप टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम आ जाएंगे इंडियन जुडिशरी पर। इंडिया की जो आपकी जुडिशरी है वो विश्व व्यवस्था में अगर हम बात करें तो दूसरा स्थान रखती है। बहुत प्रतिष्ठित न्यायपालिका है इंडियन जुडिशरी। तो फर्स्ट अमेरिका, सेकंड आपका इंडियन जुडिशरी। और इंडियन जुडिशरी इतनी ताकतवर हो गई है केशवानंद भारतीवाद से धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगभग कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के पलट दिए गए हैं। साथ में जो आपकी न्यायपालिका है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का पालन करती है, सरकार को क्या करना चाहिए वो भी बताने का प्रयास करती है वो आगे बढ़ करके। तो ये इंडियन न्यायपालिका की खास बात रही है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम संपूर्ण न्यायपालिका को एक साथ ले लेंगे। संपूर्ण न्यायपालिका को जैसे सुप्रीम कोर्ट हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट बताने के साथ में हम आपको हाई कोर्ट बताएंगे, और हाई कोर्ट बताने के साथ साथ में आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट बताएंगे जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, जिसे आप जिला सत्र न्यायालय बात करते हैं, ये मैं बताऊंगा। साथ में यहीं पर हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां कैसे होती है। आप बार बार सुनते हैं कोलेजियम सिस्टम, तो कोलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि इनके ट्रांसफर का तरीका क्या है, इनके हटाए जाने का तरीका क्या है, न्यायालय की अवमानना क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो खूब सुनते हैं आप, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, पीआईएल क्या होता है जो कहीं ना कहीं भारतीय न्यायपालिका में बोझ बढ़ाने का काम कर रहा है, पीआईएल, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इसके अलावा विधिक सेवा क्या है, फैमिली कोर्ट जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है ये क्या होता है, इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रिब्यूनल। अब जैसे आपका एनजीटी है ये ट्रिब्यूनल है, ऐसे आपका है कैट और स्टेट के लिए होता है सेट। तो जब हम कैट की बात करें तो यहाँ कैट का मतलब बिल्ली मत समझना, तो कैट और सेट जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अब अगर इन एम्प्लॉय का मैटर आप भेज दोगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा लेकिन ये मैटर निपट नहीं पाएगा, क्योंकि इसलिए इस यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं ऑफिसर, इनके मुद्दे को हल करने के लिए कि जो इमीडिएट हल किया जा सके कैट बना दिया गया। तो जो यहाँ पर ये है आपका सेंट्रल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये क्या करता है, ये उन एम्प्लॉइयों के मैटर को हल करता है। ऐसे जो सेट है वो स्टेट के मुद्दे को हल करता है। ये आर्टिकल 323 ए और 323 बी में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996, ये भी हमें यहीं पर अध्ययन करना है। प्ले जो बार्गेनिंग है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका का जो भी स्वरूप है वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, टर्मिनेशन, ट्रांसफर, हटाया जाना, एवरीथिंग करेंगे। ऐसे पिछले साल हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्हें हटाने के लिए एक वो आया था जो इम्पीचमेंट कहना उसके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जजों को हटाने के लिए जो एक्ट है उसके तहत एक प्रस्ताव राज्यसभा में लाने का प्लान किया गया था, और जिसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा इस एक्शन मोड में आती है कि अगर हटाने का प्रावधान है तो लोकसभा में आए, राज्यसभा में क्यों। और ये सारे के सारे प्लानिंग कर लिया था आपके जो एक्स वो हैं वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी।
और इसके कारण से उन्हें अपने पद से रिजाइन भी करना पड़ा, एक जज को हटाने को लेकर के कि प्रपोजल आना चाहिए तो लोकसभा में आना चाहिए, अगर राज्यसभा में आएगा तो दिखेगा कि सरकार एक्टिव नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो चर्चा में, तो एवरीथिंग हम लोग हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्तियां कैसे होती हैं, ये सारी चीजें देखा जाएगा। तो जो पीसीएस जे की आपकी भर्ती होती है और एक भर्ती होती है एचजीएस की, तो पीसीएस जे से जो भर्ती हो करके जाते हैं वो जो मुंसफ जज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जो एचजीएस से जाते हैं वो एडीजे बनते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। इन दोनों की पद्धति से सबऑर्डिनेट कोर्ट में भर्तियां होती हैं। तो कैसे बनता है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नया हाई कोर्ट कैसे बनेगा ये सब भी इसी में डिस्कशन किया जाएगा। तो न्यायपालिका का हम विस्तृत और एक अलग टॉपिक लेंगे जहां पर हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है सेंट्रल एंड स्टेट का जो रिलेशन है। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में क्वेश्चन, और यहां से प्री में एग्जाम में आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, साथ में मेंस एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो प्री एग्जाम यहाँ पे जब संबंधों के बारे में बात करेंगे तो संबंध खास करके 3 प्रकार के होते हैं। एक संबंध होगा जो इनका प्रशासनिक संबंध होता है, दूसरा जो संबंध होता है वो विधायी संबंध होता है, लेजिस्लेचर संबंध है, और जो तीसरा रिलेशन होता है वो फाइनेंशियल रिलेशन होता है। स्टेट इसीलिए डरे बैठे होते हैं क्योंकि पूरी तरीके से वो निर्भर होते हैं फंड पर, सेंट्रल के ऊपर। तो प्रशासनिक संबंध कैसा है, जैसे आप एक देखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, तो जो आईएएस है, आईपीएस है, इसका रिक्रूटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये सर्विसेज कहां कर रहे होते हैं? स्टेट में कर रहे होते हैं। तो अब ये समझना कि रिक्रूटमेंट जो आपका जिले का डीएम है वो सीधा रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और जो जिले का आईपीएस है वो सीधा रिप्रेजेंट करता है गृह मंत्री को, सेंट्रल। और ये दोनों ऐसे पदाधिकारी हैं कि जिनका रिक्रूटमेंट किसने किया? सेंट्रल ने किया, और ये काम कहां कर रहे हैं? स्टेट में कर रहे हैं। तो अब यहां पर, और ये इन्हीं के माध्यम से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करवाया जाता है। तो समस्या ये होती है ना कि ये ऐसे होंगे, ये इंडिया में किसी भी क्षेत्र से कहीं पर भी होंगे। तो यहां पे अब जो समझना ये है कि जिले का जो मेन आला अधिकारी है वो कौन है? सेंट्रल का एम्प्लॉय है। और ये है सेंट्रल का एम्प्लॉय, सर्विस कहां दे रहा है? स्टेट में दे रहा है। और इसी बीच में स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की होती है। अब जैसे इलेक्शन कराना है, जनगणना करवाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन ये जनगणना करने कौन जाता है? प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक है। अब जो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है उसे रिक्रूट किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। उसको वेतन कौन दे रही? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो फंक्शनल में सहायता किसकी कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य की कर रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध होते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना के स्टेट को हैंड ओवर करती है और कहती है आपकी जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट कराना। और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? वो बनाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध होंगे और हम डिटेल में इसमें जब क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे यहां पर। तो ये इस अपने आप में बड़ा चैलेंज भी होता है ये स्टेट के लिए, खास करके कि स्टेट आपका है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, चीफ मिनिस्टर आप हो, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जो जिले के मेन अधिकारी हैं उसका रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया है, वो सेंट्रल से होकर के आए हैं, आपके पास इतना अधिकार है कि आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो इसमें एक प्रशासनिक संबंध, दूसरा विधायी संबंध है।
विधायी संबंध ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है, विशेष परिस्थितियों में, कि स्टेट को संभाले कौन। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 352 में लिखा गया कि इमरजेंसी कब लगेगा। तो इमरजेंसी बताया गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि बड़े प्लानिंग के साथ में जो बांग्लादेश से इंडिया में प्रवेश कर रहे लोग हैं वो भी अपने आप में एक बाह्य आक्रमण है। तो उस माइग्रेशन कौन होने क्या किया था, बाह्य आक्रमण कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये स्टेट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि आर्टिकल 355 के तहत वो राज्यों को देखें कि जो राज्य की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप राज्यों की रक्षा करें, और उस स्टेट में अगर माइग्रेशन हो रहा है और अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है और ये अपने आप में एक बाह्य आक्रमण है। तो 355 के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि स्टेट में अगर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेंट आ रही हैं, तो उसे आप रोकने की कोशिश करिए। सिर्फ ये नहीं कि 356 के तहत आपने स्टेट की सरकार को सस्पेंड कर दिया, 355 के तहत आपकी देखने की जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये विधायी संबंध है, और विधायी संबंध में ये चीजें आती हैं कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है तो वहां पे लॉ की जरूरत है, तो कौन बनाएगा। कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, उसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तो स्टेट के उस विषय पर कानून कौन बनाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, ये हो जाती है उसकी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है, ठीक है, कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे जल विवाद का जो मसला है, ये सारा जो हल होता है इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से ही होता है। ऐसे ही कुछ आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, जैसे आपका है वित्त आयोग, ऐसे है आपका CAG, इसी के साथ में है संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग में आपका RPA एक्ट 1950 एंड RPA एक्ट 1951, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजनीति में अपराधीकरण जैसे जो टॉपिक हैं आपके निबंध के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। साथ में आपका जो निर्वाचन आयोग में के साथ साथ में जैसे राजनीतिक दल हैं कैसे बनते हैं, तो राष्ट्रीय दल कैसे बनते हैं, राज्य दल कैसे बनते हैं, ये चीजें आपको जानना है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, प्रेशर ग्रुप जो इंडिया में बहुत समय से एक्टिव है, ये आपको जानना है। साथ में कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जो आपको पढ़ना होता है, जैसे आपका आरक्षण हो गया, SC/ST एक्ट है आपका, OBC कमीशन के बारे में, राजभाषा आयोग के बारे में, मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये CBC है, ये सब इसमें पढ़ना होता है। ऐसे ही कुछ आपके रेगुलेटरी बॉडी हैं, जैसे आपका सेबी है, इरडा है, ट्राई है, और हाल ही में इस गवर्नमेंट ने लेकर के आई रेरा। तो सेबी का काम जो होता है शेयर मार्केट को पूरी तरीके से देखना, इरडा का काम होता है बीमा कंपनियों को देखना, और ट्राई का काम क्या होता है, दूरसंचार को देखना। रेरा का काम है रियल एस्टेट को देखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, क्योंकि कॉल ड्रॉप की समस्या हो रही थी एक बार, तो उन्होंने कहा कि अगर कॉल ड्रॉप होगा तो कंपनियां क्या करेंगी, कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को 1 रुपए वापस करेंगी। सारे लोग भाग गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये ऐसा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन, सॉरी ट्राई, उसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, ट्राई का था, और सारे के सारे लोग भाग गए, और उसके बाद ट्राई के डिसीजन को इन्होंने पलटवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है यहाँ पे दूरसंचार कंपनियों के। अदरवाइज ट्राई ने डिसीजन लिया था कि अगर कॉल ड्रॉप की समस्या होती है तो भी चाहे जो भी कंपनियां हैं, BSNL, वोडाफोन या जो भी, वो अपने कंज्यूमर को 1 रुपए रिटर्न करेंगी, क्योंकि उनकी उतना वहां पर कॉल कॉस्ट वैल्यू है वो गई। तो ये सारी चीजें, ठीक है, यहां पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं, जैसे NHRC है,
सीबीसी है, लोकपाल है, ये आपको पढ़ना है। ऐसे एक कुछ टॉपिक है लोकनीति, जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अब इस लोकनीति में क्या है, इसी में आपका है राइट इशू, अधिकार से संबंधित मुद्दे। तो दो मुद्दे अधिकार से संबंधित हैं, एक है आपका आरटीआई और दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, जो 2019 में आया था, 2020 में लागू हुआ। ऐसे एक कानून है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। वो कानून ऐसा है कि बिल्कुल छला बैठा हुआ है। प्रॉब्लम यह हो रही है उसके साथ में कि अब उस कानून का ऐसा तोड़ इंडिया के लोगों ने निकाल लिया है कि दल बदल कानून लागू ना हो। वो पहले होता था कि अगर आप शामिल होंगे तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा, अब ऐसा हो रहा है कि वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे करके क्या हो रहे हैं, बाद में उसमें पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की रिलेवेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ऐसे इसके बाद में जो कुछ अनुसूचियां हैं, जैसे 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और उसके बाद में आपका 73वीं, उसमें 11वीं और 12वीं, जो 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये होलिस्टिक पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम निकलवाने में अच्छी भूमिका अदा करता है, मेंस एग्जाम में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब ये समझ कि जीएस पेपर 2 जो आपका मेंस का है, एवरेज इसमें से अगर बात करें 20 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात करें और चाहे वो यूपीएससी की बात करें। और 9 से 11 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं यूपीएससी में, और यूपी पीसीएस की बात करें तो कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे सिलेबस को आप समझ गए होंगे। इसके आए हुए जो पीवाईक्यू के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी आपके सामने फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू।